गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पिछला अपना लेक्चर था वो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में था, और उसी से आगे बढ़ते हुए जैसा मैंने आपको कहा था कि रिपब्लिक में उन्होंने प्रमुख सिद्धांतों की बात की है, और उसी में आगे बढ़ते हुए अपन आदर्श राज्य की जो धारणा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण क्यों करना चाहता था, ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसा मैंने न्यायिक सिद्धांत को पढ़ाते वक्त भी ये बताया था कि रिपब्लिक के सारे सिद्धांत एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। न्याय का जो सिद्धांत था उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें आई थी जो उनके और सिद्धांतों को छूकर चल रही थी, और ये जो आदर्श राज्य है इसके बारे में भी हम और सिद्धांतों को छूकर चलेंगे। घटना थी कि तात्कालिक समय पर प्लेटो के गुरु सुकरात की ख्याति पूरे यूनान में थी। उन्हें एक सत्य का अन्वेषण करने वाला गुरु माना जाता था, और सुकरात ने ऐसा ही तात्कालिक एथेंस के राजा के प्रति सत्य का अन्वेषण किया था, और गुरु सुकरात की तात्कालिक राजा एथेंस के राजा ने विष देकर हत्या करवा दी। इस घटना का प्लेटो के मन और मस्तिष्क पर गहन प्रभाव पड़ा था। दूसरी बात ये भी थी कि अज्ञान, कमी, त्रुटि आदि को दूर करने के लिए एक आदर्श राज्य का निर्माण होना चाहिए। अगर एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा तो उसमें न्याय होगा, उसमें साम्यवाद होगा, उसमें एक दार्शनिक शासक होगा, और अज्ञान को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। जब शिक्षा के माध्यम से अज्ञान को दूर किया जाएगा तो निश्चित सी बात है कि उस आदर्श राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और फिर ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई गलती भी नहीं होगी जो उसके गुरु सुकरात के संदर्भ में हो चुकी। इस वजह से प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की धारणा है, इसे रिपब्लिक में साकार किया। उसी के बारे में अपन थोड़ा परिचय लेते हुए और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में सूक्ष्मता के साथ में अध्ययन करेंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। सबसे जो पहली बात आती है विशेषताओं में, वो आती है इसमें साव्यवी एकता। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो एक साव्यवी एकता का निर्माण करता है। साव्यवी एकता का तात्पर्य ये है कि समाज में जितने भी वर्ग होते हैं उन सभी वर्गों के बीच में एक समन्वय स्थापित होता है, सभी के बीच में एक सहयोग स्थापित होता है, और इस प्रकार से जो राज्य में रहने वाले सभी वर्ग हैं वो संपूर्णता के साथ में एक राज्य का निर्माण कर देते हैं। तो प्लेटो के राज्य में 3 वर्ग हैं। पहला जो वर्ग है वो इसमें दार्शनिक शासक वर्ग है। दूसरा जो वर्ग है इसमें वो सैनिक वर्ग है, और तीसरा जो वर्ग है इसमें वो उत्पादक वर्ग है। अब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें ये तीनों ही वर्ग हैं, इनसे मिलकर और एक साव्यवी एकता का निर्माण होता है। सब एक दूसरे के लिए हैं, अपने अपने कार्यों के लिए हैं, और अपनी अपनी जो भूमिका है उसका संपादन वो इस आदर्श राज्य में करते हैं।
दूसरी वाली बात आती है इसमें नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें नागरिकों के 3 वर्ग प्लेटो ने बताए हैं, और कहा है उन्होंने कि ये तीनों के तीनों वर्ग हैं वो मानव आत्मा से मिलकर बनेंगे। ये जो मानव आत्मा है उसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं। पहला जो तत्व होता है वो विवेक का होता है। जिनमें विवेक होगा वो दार्शनिक शासक बनेंगे। दूसरा जो तत्व होता है, गुण होता है, वो साहस का होता है। जिनमें साहस होगा वो सैनिक वर्ग बनेगा। और तीसरा वर्ग है या गुण है वो है उसमें तृष्णा का। जिसमें तृष्णा होगी वो उत्पादक वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें 3 गुणों के आधार पर 3 वर्गों का निर्माण किया गया है। एक दार्शनिक शासक है, दूसरा सैनिक वर्ग है, और तीसरा उत्पादक वर्ग है। तीसरी जो विशेषता आती है इसमें वो आती है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में श्रम का विभाजन है, विशिष्टीकरण है, हस्तक्षेप है। तब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें 3 वर्ग हैं, और तीनों ही वर्गों के बीच में कार्यों का विभाजन कर दिया गया है, श्रम का विभाजन कर दिया गया है। दार्शनिक शासक है उसका कार्य होगा शासन करना। सैनिक है उसका कार्य होगा राज्य की सुरक्षा प्रदान करना। और उत्पादक वर्ग है उसका कार्य होगा उत्पादन करना। और इसी प्रकार से जब शासक शासन करेगा, सैनिक सुरक्षा करेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन करेगा, तो कालांतर में आगे चलकर ये अपने अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त कर लेंगे। तो उन कार्यों में इनको पूरी तरीके से विशिष्टीकरण हासिल होगा। और इसी के साथ में कहा है कि आदर्श राज्य में तीनों ही वर्ग एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि दार्शनिक शासक है वो अपने में सीमित है, सैनिक वर्ग है वो अपने कार्य में सीमित है, और उत्पादक वर्ग है वो अपने कार्य में सीमित है। यहाँ एक दूसरे के कार्यों को कोई भी नहीं करेंगे, और एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। चौथी वाली जो बात आती है इसमें वो आती है न्याय व्यवस्था। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें न्याय व्यवस्था होगी, और ये जो न्याय व्यवस्था है ये तीनों ही वर्गों के द्वारा बनाई जाएगी। जो न्याय के सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि इसमें मानवीय आत्मा के 3 तत्वों को पहचाना जाएगा। उन तत्वों के आधार पर, उन गुणों के आधार पर ही उनको उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। उनमें कार्यों का विभाजन किया जाएगा। स्त्री और पुरुष को पूर्ण रूप से समानता प्राप्त होगी, और जो शासक होगा वो अपनी आत्मा के आधार पर ही किसी भी प्रकार का कार्य करेगा। तो वहां किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं होगी। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें न्याय की भावना भी पूर्ण रूपेण मौजूद होगी। नेक्स्ट जो बात इसमें वो है भौतिक व आध्यात्मिक। गुणों में समन्वय। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और उन दोनों के बीच में एक समन्वय भी प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में स्थापित कर दिए हैं। भौतिक गुणों से तात्पर्य है यहाँ पर कि राज्य का आत्मनिर्भर होना। राज्य है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा, यानी कि अन्य किसी की उसे आवश्यकता नहीं होगी
वो खुद अपने जो संसाधन होंगे उनके माध्यम से वो आत्मनिर्भर होगा, और जितने भी जो भौतिक संसाधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होगा, और उत्पादक वर्ग है वो उन भौतिक संसाधन उनके द्वारा उत्पादन करके अन्य वर्ग है उन तक को पहुंचाएगा। दूसरी जो बात है इसमें आध्यात्मिकता की, वो आती है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक उत्थान करना, मानवीय उत्थान करना, ये आध्यात्मिक गुण में आता है। अब आध्यात्मिक गुण में जब प्रत्येक व्यक्ति में नैतिकता आएगी तो जितनी आवश्यकता है उसके माध्यम से ही वो उसका उपभोग करेंगे, यानी कि दूसरे की आवश्यकता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्वयं व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, राज्य आत्मनिर्भर होगा, और व्यक्ति का जो नैतिक उत्थान है वो इतना होगा कि व्यक्ति स्वयं अपने साथ साथ में जो अन्य लोग हैं या पूरे जो राज्य के लोग हैं उनमें परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात इसके अंतर्गत है कि ये दोनों के दोनों जो गुण हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, वो आदर्श राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात इसमें आती है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता ये भी है कि उन्होंने राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था बनाई है। देखो, प्लेटो से पहले भी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन निजी शिक्षा व्यवस्था है वो भी थी, और इस निजी शिक्षा व्यवस्था में जो संपन्न घराने के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं वही शिक्षा अर्जित कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर शिक्षा वो हरेक को प्राप्त नहीं होती थी। प्लेटो ने ये अपने आदर्श राज्य में रिपब्लिक में साकार किया था कि शिक्षा है वो निजी विषय नहीं है, बल्कि शिक्षा राज्य का विषय होना चाहिए, और राज्य इस बात को देखे कि प्रत्येक व्यक्ति में किस प्रकार का गुण निहित है, और जिस प्रकार का गुण निहित है उसी प्रकार की शिक्षा उसको प्रदान करे। अतः जो बाल अवस्था में ही जो बालक है वो राज्य को सौंप दिया जाएगा, और राज्य उनके गुणों को देखकर ही उसे उचित शिक्षा प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा जो प्लेटो ने एक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था है, पाठ्यक्रम है, उसका खाका बनाया है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसको दो भागों में उन्होंने बांटा है कि एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा है वो सैद्धांतिक, और दो प्रकार की शिक्षा बता दी, एक तो सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक। तो जो सैद्धांतिक शिक्षा है वो 0 से लेकर 35 वर्ष तक की है, और व्यावहारिक शिक्षा है वो 36 से लेकर 50 वर्ष तक की है। तो इस सब प्रकार की जो शिक्षा है उसके ऊपर राज्य का ही नियंत्रण होगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसी की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो फिर ना तो उस शासक में किसी प्रकार का कोई दुर्गुण आ पाएगा, और ना ही समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दुर्गुण स्थापित हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना इस राज्य में की गई है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में वो आइडियल एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम किसी भी रूप में गलत नहीं मान सकते। तो इस प्रकार से जो प्लेटो है उन्होंने राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर ही बल प्रदान किया है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था संपूर्णता का जो विकास है वो कर सके, यानी कि व्यक्ति का वो आध्यात्मिक विकास भी करे, व्यक्ति का वो नैतिक विकास भी करे, और व्यक्ति का वो भौतिक विकास भी करे। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के द्वारा प्रदान करने की बात है, वो इस आदर्श राज्य में की गई है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें 7वें नंबर की जो विशेषता है वो है साम्यवाद की धारणा। प्लेटो है उन्होंने एक साम्यवाद की धारणा भी आदर्श राज्य में स्थापित की है, और उन्होंने कहा है कि इस साम्यवाद में जो समाज के वर्ग हैं उन्हें उच्चतर निम्नता की स्थिति के साथ में नहीं देखा जाएगा, अपितु समाज में जो भी वर्ग हैं उन्हें एक संतुलन की स्थिति में रखा जाएगा। विवेक, साहस और तृष्णा कार्य के आधार पर किए गए, लेकिन ये सभी एक दूसरे पर आश्रित है। तो इस रूप में एक उनमें साम्यवाद है। दूसरा, और हम ये कहें कि यहाँ स्त्री और पुरुष
इनमें भी किसी भी प्रकार से उच्च और निम्नता की स्थिति नहीं रखी है, अपितु गुणों के आधार पर एक समानता की बात इसमें की गई है। तो तीसरी बात, जो विवेकवान शासक होगा, इस विवेकवान शासक को कहा है कि दो चीजें जीवन में ऐसी होती हैं, एक तो संपत्ति और दूसरी परिवार। इसे प्लेटो ने कंचन और कामिनी शब्दों से भी सुशोभित किया है कि कंचन और कामिनी का जो मोह है, ये विवेक को इससे दूर करने के लिए कहा गया है। शासक के पास में ना तो निजी संपत्ति होगी और ना निजी परिवार होगा, और ऐसी स्थिति में एक ऐसे साम्यवाद की धारा का विकास किया गया है जिसमें कोई किसी से ऊपर नहीं है और कोई किसी से नीचे नहीं है। इस रूप में एक आदर्श राज्य व्यवस्था है, उसकी बात उन्होंने कही गई है। नेक्स्ट जो बात है वो इसमें है दार्शनिक वर्ग। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें दार्शनिक वर्ग होगा, और ये जो दार्शनिक वर्ग है ये दो वर्गों से मिलकर बनेगा, एक तो शासक और दूसरा इसमें सैनिक। यहाँ पे जो दार्शनिक वर्ग है वो अपनी भूमिका का संपादन करेगा, शासक है वो राज्य का संचालन करेगा, और सैनिक है वो राज्य की सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ प्रत्येक का अलग कार्य है, इन्हें राज्य की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहेगी और इन्हें शासन संचालन करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। एक शिक्षा व्यवस्था है जिसमें 20 वर्ष की जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, आगे नहीं उत्तीर्ण हो पाएंगे कंपटीशन में, वो सैनिक बना दिए जाएंगे, और जो आगे कंपटीशन में पास होते जाएंगे वो शासक वर्ग को सुशोभित करेंगे। और ऐसा जो दार्शनिक शासक होगा वो विवेकवान होगा, और विवेक के हाथ में अगर शासन होगा तो निश्चित रूप से वह गलती की संभावना नहीं होगी। इसी वजह से प्लेटो ने ये भी कहा था कि विवेक के आदेश ही कानून होते हैं, यानी कि विवेक जो आदेश देता है उसी को कानून समझना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इसमें स्त्री पुरुष के मध्य समानता। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष के मध्य समानता की बात भी की है, यानी कि एक समाज का 50% तबका है उसे समाज अनदेखा नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्त्री और पुरुष के मध्य समानता निम्न स्तर से नहीं अपितु उच्च स्तर पर भी होनी चाहिए, यानी कि अगर स्त्री में भी विवेक का गुण मौजूद है तो उसे शासक बनने का अधिकार होना चाहिए, और पुरुष में भी विवेक का गुण मौजूद है तो उसे भी शासक बनने का अधिकार होना चाहिए। और अगर पुरुष में शासक बनने के गुण नहीं है तो वो शासक नहीं बनेगा, और स्त्री में है तो शासक बनेगी। तो इस प्रकार से एक शासन कार्यों में संलग्न होने के लिए स्त्री और पुरुषों समान अधिकार प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से सैनिक वर्ग है उसमें भी स्त्री और पुरुष की समानता की बात की है। तो ये जो राजनीतिक नेतृत्व है वो शासक के पास में रहेगा, और जो आर्थिक नेतृत्व है वो उत्पादक वर्ग के पास में रहेगा, और ऐसी स्थिति में वहां स्त्री और पुरुष के मध्य समानता होगी, वो घर की चार दीवारी तक किसी भी रूप में कैद नहीं होगी। और यहाँ स्त्री पुरुष समानता के बीच में उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे एक कुत्ता होता है वो घर की रखवाली करता है, तो जो कुतिया होती है वो भी घर की उतनी ही रखवाली कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ दोनों बराबर का कार्य कर रहे हैं तो फिर उस मामले में स्त्री और पुरुष के बीच में किसी प्रकार की कोई असमानता इस आदर्श राज्य में नहीं है। नेक्स्ट जो बात और लास्ट बात आती है इसमें कि कला व साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें कला और साहित्य में छूट प्रदान की गई है, लेकिन इनके ऊपर राज्य का नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। कला और साहित्यकार वहां तक अपनी कला और साहित्य का प्रदर्शन कर सकते हैं जहां पर शासक की किसी कोई आलोचना नहीं हो, या देवी और देवताओं के प्रतिकूल किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं हो, वहां तक वो खुले रूप में कला और साहित्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कलाकार या साहित्यकार देवताओं के प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी करता है या आलोचना करता है या शासक वर्ग की आलोचना करते हैं अपने कला और साहित्य के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में राज्य उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है।
तो हमने इन 10 बिंदुओं के आधार पर प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसको देखा कि किस प्रकार से एक आदर्श राज्य है वो होगा। मैंने आपको बताया कि आदर्श राज्य की कामना प्लेटो ने क्यों की थी, क्योंकि उनके गुरु सुकरात की विष देकर हत्या करवा दी गई थी। तो और दूसरी बात थी कि अज्ञान, कमियां आदि को वो दूर करना चाहता था और एक आदर्श राज्य के तहत ये हो सकता था। इस वजह से उन्होंने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की धारा को साकार किया था और उसकी 10 विशेषताएं उन्होंने बताई थी, जिनको अपन ने एक्सप्लेन किया है कि किस किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसमें होंगी। और फिर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये आइडियल स्टेट है और ऐसा जो आदर्श राज्य होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिस घटना से प्लेटो के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा था। ऐसी कोई घटना आगे नहीं होगी और विद्वान हैं उनको पूरी तरीके से उस आदर्श राज्य में सम्मान प्रदान होगा। ये प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा थी। आप निरंतर आगे अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।